हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और हम लोगों ने सीखा हुआ था कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास किया जाता है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और ये आयंस जाकर के इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले डिटेल में कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिनोमिना या प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए ये पार्ट में लिख देता हूं बोर्ड में। ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है भाई, जो फर्स्ट फैक्टर है आपको जो दिमाग में रखना है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइसिस को, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ, ये हो गया द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सेकेंड फैक्टर है आपको दिमाग में रखना है द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो थर्ड पॉइंट आपको दिमाग में रखना है दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया भाई। इलेक्ट्रोड का भी अपना एक रोल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एक ही कंटेनर होता है और एक ही कंटेनर में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रोड्स। इसको अगर मैं एनोड मान ले लेता हूं तो ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप इनको कंप्लीट सर्किट में डाल देते हैं, ठीक है, तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेशन। कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका एनोड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो आपका कैथोड होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है भाई, अच्छा, इस कंटेनर में होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ये हो गया, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाला हुआ है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे ले लिया एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये वाटर डाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाला हुआ है। अब इस सेल में आप क्या कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं। जब आप करंट पास करेंगे, मान लिया जाए कि ये सब्सटेंस NaCl ले लिया भाई, NaCl डाला हुआ है, NaCl। ठीक है भाई, तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया। जब करंट पास करेंगे तो ये आपका NaCl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Na+ और Cl- आयन में, Na+ Cl- आयन में। ठीक है भाई, तो अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केवल 2 ही तरह के आयन्स हैं, एक आपका Na+ और दूसरा आपका Cl-, मेटल आयन्स एंड नॉन मेटल एनायन हो गया। ठीक है भाई, मेटल कैटायन हो गया और मेटेलिक कैटायन हो गया और ये आपका नॉन मेटल एनायन हो गया। तो होगा गया भाई, ये जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं तो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड आपका है नेगेटिवली चार्ज, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो आपके सोडियम आयन से आकर के इस इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर आपके डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है भाई, ये जो आपके नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज आयन्स जाकर के एनोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि एनोड है आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे। ये पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल पार्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक केस ही कंसीडर किया हुआ कि अगर एक ही तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस एक ही तरह के, नेगेटिव आयंस भी एक ही तरह के। ठीक भाई, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैंने यहाँ पर एक भी और भी डिफरेंट तरह के आयंस ले लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर डाला हुआ है, वाटर भी आपका H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Na+ आयन भी हैं। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर Na+ आयन भी है, H+ आयन भी है, इस तरह के आपके पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Cl- आयन भी प्रेजेंट है, OH- आयन भी प्रेजेंट है, इस तरह के आपके ये आपके एनायंस भी प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है
कि ये दोनों पॉजिटिव आयंस या कैथोड के पास जाएंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे? क्या ये दोनों एनायंस जिनके पास में नेगेटिव चार्ज है, क्या ये दोनों जाकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे? दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, केवल एक ही होगा। इन दोनों में से केवल एक ही जाएगा, इन दोनों में से केवल एक ही टाइप का आयन जाकर के यहाँ पर डिपॉजिट होगा। दिमाग में ये चीज़ रखें। इसी वजह से मैंने एक फैक्टर लिखा हुआ है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखना पड़ेगा, भाई उसका नेचर क्या, उसकी टेंडेंसी क्या है। ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन SRP वैल्यू। ध्यान दीजिए भाई, जिस किसी भी आयंस का SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है उसका होता है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड में। ध्यान दीजिए, जिस किसी भी आयन का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होगा, उसका होगा सबसे पहले रिडक्शन। ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ SRP, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन। ये सेंटेंस मैंने पहले भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस किसी भी आयंस का SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिस किसी भी आयंस का SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा। रिडक्शन मतलब है कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है भाई? कैथोड में हो रहा है रिडक्शन। मतलब है कि वो आयन सबसे पहले कैथोड में जाकर के डिपॉजिट होगा। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों को हाई हो जाए, इसका भी सबसे ज़्यादा इसका भी सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं बोल सकते। इसका भी सबसे ज़्यादा इसका भी सबसे ज़्यादा, नो, ऐसा नहीं बोल सकते। किसी एक का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा पार्ट, यहाँ पे एक और चीज़, एक होता है SRP वैल्यू, एक दूसरा होता है SOP वैल्यू। जिस किसी भी एलिमेंट का या आयन का SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। मतलब क्या है कि इनमें से अगर आप देखिए, जिस किसी भी आयन का SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो जा करके एनोड में एक्यूमुलेट होगा। दोनों का तो बराबर, अगर दोनों का सेम होगा तो फिर वो बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ये चीज़ आपको डिटरमिन करनी कि किसका SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर SOP वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जिस किसी भी आयन का SRP वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, मतलब वो कैथोड में डिपॉजिट होगा। जिस किसी भी आयन का SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा और उसका होगा ऑक्सीडेशन, और वो जाकर के एनोड में डिपॉजिट होगा। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपके बेसिकली मेटेलिक आयंस होते हैं, इन जनरल मेटल्स क्या शो करते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। परंतु इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो मेटल्स होते हैं या मेटेलिक आयंस होते हैं, क्या मेटल क्या शो करते हैं भाई? रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या कि जो मेटल आयंस हैं, ये जो मेटल आयंस हैं जाकर के कैथोड में डिपॉजिट होंगे। ठीक है भाई, तो मेटल्स का आपको देखना है, क्या देखना है? SRP वैल्यू देखना है भाई। इन दोनों में कैटायन, इन दोनों कैटायन में किसका SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, और जिस आयन का SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही जाकर के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। दोनों नहीं होंगे, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। सिमिलरली यहाँ पे आपको देखना है SOP वैल्यू, जिस किसी भी नॉन मेटेलिक आयन का SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। इस वजह से ये फैक्टर मैटर करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो सेकेंड पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सोल्यूशन, ये भी मैटर करता है कि कैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड या वेरी डाइल्यूट। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें वेरी डाइल्यूट दिया हुआ है, ये वेरी डाइल्यूट भी होगा। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें से सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर है। ठीक है भाई, अगर कोई भी सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है मतलब उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। बहुत ही सिंपल पार्ट। और सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर हो गया। अगर हम यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, तो उसमें वाटर्स के आयन सबसे ज़्यादा होंगे। कौन से? H+ एंड OH- आयन। ये हो गया H+ एंड OH- आयन। ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्हीं आयंस का होगा जो आयंस आपके एक्सेस में दिए हुए हैं।
जो आयंस आपके एक्सेस में दिए हुए हैं उन्हीं आयंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इसके केस में आपको SRP SOP वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आयंस की एबंडेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो लेस क्वांटिटी में दिए हैं तो उनको डोमिनेट करेंगे और ये आयंस सबसे पहले जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास में, ठीक है, एनोड कैथोड के बारे में, ठीक है भाई। अगर आपका बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया है, कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मान लिया जाए कि अगर मैं NaCl का कॉन्सनट्रेशन सॉल्यूशन ले लेता हूँ, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेता हूँ, तो इसमें से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हाईली कॉन्सनट्रेटेड या कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम बातचीत करें तो इसमें से सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। NaCl का कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेने का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl आयन का एबंडेंस ज़्यादा होगा, एक्सेस क्वांटिटी होगी। तो इसमें आपको SRP वैल्यू SOP वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, यही आयंस का केवल होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने लिया है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वाटर भी डला हुआ है, परंतु वाटर H प्लस और OH- आयन को हम इनके साथ में कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी एविडेंस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, Na प्लस जाएगा आपका कैथोड में और Cl- जाएगा आपका ये कैथोड में चला जाएगा और ये एनोड में चला जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो वाटर के आयंस पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये एक्सेस में होंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे, बेसिकली जा करके ट्रैवल करेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ तो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है इसी के आयंस ही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, रिएक्शन में जाकर के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। अदर आयंस के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इन जनरल कॉन्सनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी मैटर करता है। डाइल्यूट दिया है या हाईली कॉन्सनट्रेटेड दिया हुआ है, ये तो आपका एवरेज दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट पार्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इस पोर्शन के बारे में वो कंडीशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इनके नेचर भी अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को, अब ध्यान दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे अगर आप देखें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड यूज किया था प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैस का इलेक्ट्रोड होता है तो आप प्लैटिनम वायर यूज करते हैं, ठीक है। अब प्लैटिनम वायर क्या है भाई, ये इनर्ट मेटल होता है जो इलेक्ट्रोड में क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, इस मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हो जाती है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ये जो इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रोड हो गए तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, एक तो इनर्ट हो गया और एक तो हो गया आपका एक्टिव मेटल्स। यहाँ पे इनर्ट मेटल ले लिया, इनर्ट मेटल, और एक हो गया एक्टिव मेटल्स हो गया, दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड या तो इनर्ट मेटल हो सकते हैं या तो फिर एक्टिव मेटल के हो सकते हैं। जैसे इनर्ट मेटल के बारे में हम बात करते हैं, ये प्लैटिनम हो गया, ठीक है, इनर्ट मेटल। यहाँ पे अगर हम एक्टिव मेटल के बारे में बात करें, जैसे Hg हो गया, Zn हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, ठीक है, ये पार्ट एक्टिव मेटल हो गया, एक्टिव मेटल के बारे में। और ये आपके इनर्ट मेटल हो गया। ध्यान दीजिए, इनर्ट मेटल का अगर इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, परंतु अगर आपने एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड यूज किया है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इनका भी आपको SRP एज वेल एज SOP वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये भी आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कैथोड की तरफ भी जा सकते हैं, एनोड की तरफ भी जा सकते हैं, तो इनका भी SRP वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा होता है, इनके केस में दोनों का SRP वैल्यू आप चेक करिए, जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा होगा वो जाकर के आपका कैथोड में एक्यूमुलेट होगा। परंतु अगर मैंने एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड लिया तो एक्टिव मेटल का SRP वैल्यू भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी मैटर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी मैटर करता है। चलिए कुछ सीरीज है, उस सीरीज के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, और उस सीरीज को यूज करके आप आसानी से
आयंस का, आसानी से आयंस का SRP वैल्यू एज वेल एज SOP वैल्यूज का ट्रेंड आप डिटरमिन कर सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस का, खासतौर से इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई। बोर्ड में मैंने कुछ आयंस का SRP एज वेल एज SOP का ट्रेंड लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप में दिए हुए हैं आपके मेटेलिक आयंस, बॉटम में दिए हैं आपके नॉन मेटेलिक एनायन। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इनकी SRP वैल्यू बढ़ेगी। हम लोगों ने सीखा हुआ कि एलिमेंट्स हैविंग लार्जर SRP वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन। मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी टेंडेंसी टू शो रिडक्शन रिएक्शन भी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, इन दोनों आयंस के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये दोनों आयंस प्रेजेंट हैं, तो अगर मुझे ये डिटरमिन करना है कि कौन सा सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, कौन सा मेटल आपका डिपॉजिट होगा किसमें भाई, कैथोड में, तो आप इस ट्रेंड को देख करके बता सकते हैं। सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन का SRP वैल्यू सोडियम आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब है कि इसका सबसे पहले होगा रिडक्शन। ठीक है भाई, तो ये ट्रेंड आप दिमाग में रखें। ठीक है, अगर मैं नॉन मेटेलिक एनायन के बारे में बात करूं तो इनकी SOP वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है भाई, तो SOP वैल्यू उनकी बढ़ रही है। एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, तो अगर इन दोनों में अगर सबसे पहले कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा, ये क्लोराइड आयन शो करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसकी SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो इस ट्रेंड को यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं और रिएक्शन भी शो कर सकते हैं कि एनोड में कौन सा आयन जाएगा, कैथोड में कौन सा आयन जाएगा, रिएक्शन कौन सी होगी, फिर इसके बाद में ओवरऑल सेल रिएक्शन भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक भाई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। अब देखिए, जो भी आपका सब्सटेंसेज है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, उन सभी सब्सटेंसेज का इलेक्ट्रोलाइसिस आप आसानी से बाय यूजिंग दिस सीरीज, छोटा सा सीरीज है, इसको यूज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे एक केस ले लेता हूँ, केस 1। ठीक भाई, ये केस ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन। ठीक है, मोल्टेन का मतलब क्या, पेस्ट फॉर्म में। ठीक है, मोल्टेन या कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है भाई, ठीक है, इन प्लैटिनम, ये यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग, यहाँ पर सॉल्यूशन भी डाल देते हैं भाई, सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब ध्यान दीजिए भाई, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी मैटर करता है, तो अगर आपका इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है जो इनएक्टिव मेटल है, इनएक्टिव या इनर्ट मेटल है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस मेटल को कुछ लेना देना नहीं है आपको रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन में आपको बिल्कुल इस मेटल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मोल्टेन सिचुएशन दिया है, मोल्टेन एंड या कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, द कॉन्सनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर हाईली डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें से एबंडेंस किस आयन की होगी, वाटर के आयंस की, H+ आयन और OH- आयन, यही आयंस जाके पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है भाई, अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की एबंडेंस ज़्यादा होगी, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो केवल यही आयंस पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। अब देखिए भाई, अगर ये आपका सॉल्यूशन कैसा दिया है, कॉन्सनट्रेटेड। ठीक भाई, ये दिया है आपका कॉन्सनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन दिया है, मतलब क्या कि सॉल्वेंट आपका कम है और सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसमें किसके आयन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सोल्यूट के आयन मिलेंगे। और इससे आपके कौन कौन से आयन मिलेंगे, यहाँ पर एक मिलेगा आपका Na+ आयन और दूसरा आपका मिलेगा क्लोराइड आयन। ठीक है भाई, जो आपके Na+ आयन है कहाँ पर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो मतलब सोडियम का होगा रिडक्शन। जो आपका एनायन है, Cl- आयन है, ये किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। बोलिए, मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब देखिए भाई, एट एनोड में जो रिएक्शन होने वाली है, कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी।
एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई? क्लोराइड आयन का। तो यहाँ पर Cl माइनस आयन हो गया, आयन है तो एक कोश लगा सकते हैं, ठीक है भाई। और ये आपका इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें? Cl2 गैस में, Cl2 गैस में Cl माइनस आपको कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में। यहाँ पे अगर आप देखें -1 है, इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें -1 है, 0 है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऐड कर देते हैं, ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है भाई। अगर आप देखें तो एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी? Cl2 गैस रिलीज होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड में जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अगर मैं कैथोड के बारे में बात करूँ, कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि इस सोडियम का होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें Na+ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Na सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका कैथोड है, कैथोड में सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। मिल क्या रहा है भाई रिएक्शन में? आपको सोडियम मेटल मिल रहा है, सोडियम मेटल आकर के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। ये गैस है तो डिपॉजिट तो होगी, परंतु वो स्केप होने लगेगी गैसेज फॉर्म में। अगर आप नेट सेल रिएक्शन निकालना चाहें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है हो रही है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बैलेंस करेंगे तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 2 सोडियम आयन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस पोर्शन को हटाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल किया। ओवरऑल जो रिएक्शन है 2Na+, ठीक है, एक्वस करिए, प्लस 2Cl माइनस, ये एक्वस करिए, प्लस ये एरो हो जाएगा, यहाँ पर हो गया है Cl2 ये गैस, और ये आपका 2Na ये सॉलिड हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। तो ये है आपकी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी सब्सटेंस का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो एनोड में होने वाली रिएक्शन, कैथोड में होने वाली रिएक्शन, इस ट्रेंड को यूज करके या फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, उन चीज़ों को कंसीडर करके आसानी से रिएक्शंस को आप डिटरमिन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप नेट सेल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए इसके साथ में अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ले लिया क्या बोलते हैं NaCl की जगह पर मैंने ले लिया MgCl2, ठीक है भाई। सिचुएशन क्या है? MgCl2। तो NaCl की जगह पर मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है भाई। तो ये भी अगर आप देखें तो ये भी आपका मोल्टन या कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। मतलब क्या कि इसके आयंस की एबिडेंस ज़्यादा होगी भाई। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड MgCl2 का सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि इस सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसके आयंस की एबिडेंस ज़्यादा होगी, ये आयंस एक्सेस में होंगे। तब देखिए इसमें कौन कौन से आयन मिलेंगे, हमें मिल जाएगा आपका ये हो जाएगा Mg2+, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस हैं कहाँ पर जाएगा? कैथोड में जाएगा। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में ये Cl- आयन है, क्लोराइड आयन हो गया, ये आपका कहाँ पर जाएगा? एनोड में जाएगा। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, एट एनोड में रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है क्लोराइड आयन का। तो ये क्लोराइड आयन है, आप भाई इसका Cl2 में कन्वर्जन होगा, Cl2 गैस रिलीज होगी, एटम्स बैलेंस कर देते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद में एट कैथोड के बारे में बात करें। अब देखिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया। तो ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन किसका हो गया? इस मेटल का। तो ये Mg2+ है, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और ये आप कन्वर्ट हो जाएगा Mg ये सॉलिड में। मतलब ये कैथोड में मैग्नीशियम मेटल का डिपोजिशन होगा और एनोड में Cl2 गैस रिलीज होगी। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन के बारे में बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो यहाँ पर आपका 2Cl- ये एक्वस कर दीजिए, आयंस हैं, ये Mg2+ हो गया, और फिर इसके बाद में Cl2 है गैस, और ये आपका Mg ये सॉलिड हो गया। ये नेट सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास में कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिया हुआ, कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें से केवल आपको जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है उसी के आयंस को ही कंसीडर करना है, उसी के आयंस को ही कंसीडर करना है, सॉल्वेंट के आयंस को कंसीडर नहीं करना है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस
के आयंस एविडेंस में होते हैं, एक्सेस में होते हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। ठीक है, एनोड कैथोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन। फिर इसके बाद में ये पार्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट, यहाँ पे वेरी डाइल्यूट कर देता हूँ भाई, वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया गया है भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है भाई, अब देखिए भाई कैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया है, वेरी डाइल्यूट दिया है, मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। वेरी डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, अभी जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मतलब सॉल्वेंट से जो आयंस आ रहे हैं उनकी एक्सेस होगी, उनकी एविडेंस ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या है कि जो वेरी डाइल्यूट है भाई, यहाँ पे अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसका, NaCl का दिया हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो आपको इन आयंस के, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के आयंस के बारे में तो सोचना ही नहीं है भाई। एविडेंस किस आयन की होगी, वाटर की ज़्यादा होगी जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और वाटर से आपको कौन से आयंस मिलेंगे, एक तो आपका H+ आयन मिलेगा और दूसरा आपका OH- आयन होगा। ठीक है भाई, एक तो आपका H+ आयन मिलेगा और दूसरा आपका OH- आयन मिलेगा। जो आपका पॉजिटिव आयन है किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, ये कैथोड में हो रही होगी रिएक्शन। ठीक है, कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन। जो आपका नेगेटिव आयन है किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। अब देखिए, आप आसानी से इस रिएक्शंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो एनोड में रिएक्शन होती है, एनोड में एट एनोड आप बोल सकते हैं, एट एनोड कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस हाइड्रोक्साइड का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोक्साइड आयन का होगा क्या, होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ध्यान दीजिए, ये OH- आयन है, एक्वस स्टेट में दिया है, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप H2 ऐड करिए, H2 कर दिया। परंतु अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखें कितने ऑक्सीजन है, 3, ऑड नंबर है, तो इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। तो कितना ऑक्सीजन हो गया, टोटल कितना हो गया भाई, 4, और 4 हाइड्रोजन भी हो गया, तो बेहतर है आप 4 कर दीजिए यहाँ पर, सिंपल हो गया। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में आपका रिलीज हो जाएगा। चार्ज बैलेंस कर लीजिए, अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन के पास में एक नेगेटिव चार्ज है, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन के पास में कितना चार्ज हो जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपको राइट साइड ऐड करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिया, दोनों साइड चार्ज बराबर हो गए, बस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन मतलब यह है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड करेंगे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस, बुद 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 बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है ना भाई, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं कैथोड के बारे में बात करूं, कैथोड यहां पर हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो किसका होगा रिडक्शन, ये H+ आयन का। तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। और कैथोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, इसका होगा रिडक्शन तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। बहुत ही सिंपल। अगर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हटाइए, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये 4 OH- आयन एक्वस प्लस 4 H+ आयन एक्वस। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन गैस, फिर इसके बाद में 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस 2H2O, और ये आपका लिक्विड है, वाटर डला हुआ है, ये रिएक्शन हो जाती है। बहुत ही सिंपल। कॉन्सनट्रेटेड है तो आपको सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के ही आयन कंसीडर करने हैं। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो केवल सॉल्वेंट के आयंस को ही कंसीडर करना है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। ये पार्ट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा,
चलिए इसके बाद में हम बातचीत करते हैं ना तो कॉन्सनट्रेटेड ना तो हम डाइल्यूट, बीच में एक्वस के बारे में, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से वाटर का भी क्वांटिटी नॉर्मल भी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का भी क्वांटिटी नॉर्मल भी है। तो उसके केस में हम कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस को डिटरमिन करें, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हियर वी हैव द इलेक्ट्रोलाइसिस। हम डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, ना तो ज़्यादा आपका सॉल्यूट है ना तो ज़्यादा आपका सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्यूशन, वाटर भी डला हुआ है, NaCl डला हुआ है, एक अच्छा सा खासा एवरेज मॉडरेट लेवल का सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया भाई, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब देखिए भाई, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो उसमें NaCl भी डला हुआ है एज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, और वाटर भी डला हुआ है, और दोनों की एवरेज क्वांटिटी डली हुई है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे इसके आयंस भी और इसके आयंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। जो आपको NaCl दिया हुआ है, NaCl से आपको मिलेंगे Na+ एज वेल एज Cl- आयन मिलेंगे। जो वाटर दिया हुआ है, वाटर से आपको मिलेंगे H+ आयन एज वेल एज OH- आयन मिलेंगे। ठीक है भाई। तो ये दोनों आयंस किसकी तरफ मूव करना चाहेंगे, ये आपके कैथोड की तरफ जाएंगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, दोनों आयंस तो नहीं जा सकते, दोनों में से एक ही जाएगा, एक ही टाइप का आयंस। ये जो आपके एनायन दिए हुए हैं, दोनों एनायंस में जो टेंडेंसी होगी किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की होगी, एनोड की तरफ होगी भाई। परंतु इन दोनों आयंस में कौन सा एनोड की तरफ जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले एनोड में कौन सा होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इन दोनों एनायंस में ऑक्सीडेशन कौन सा करेगा सबसे पहले। अब एक से अधिक ज़्यादा एनायन होते हैं तो वहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, SOP वैल्यू। भाई SOP वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे पहले क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनायन, ये एनायन दिया हुआ है, SOP वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। ये Cl-OH- आयन, ये Cl-OH- आयन, Cl- आयन का SOP वैल्यू ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू OH- आयन। इसका मतलब है क्या है कि इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं रिडक्शन के बारे में बात करूँ, कैथोड में रिडक्शन होता है, इन दोनों आयंस में किसका सबसे पहले रिडक्शन होगा। आप जाइए SRP वैल्यूज में, ऊपर से नीचे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सोडियम आयन यहाँ पे दिया है और H+ आयन यहाँ पे दिया हुआ है, और ऊपर से नीचे SRP वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब H+ आयन की SRP वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। सिंपल हो गया ना भाई, H+ आयन की SRP वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। इसका मतलब है कि H+ आयन शो करेगा रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा रिडक्शन, बस हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट एनोड, जो एनोड में रिएक्शन हो रही है, कौन सी हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये क्लोराइड आयन का, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2, अब 2 करिए, ये गैस में हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर दिया, हो गया भाई। इसको आप एक्वस में डाल दीजिए, आयन है। इसके बाद में एड कैथोड, जो कैथोड में रिएक्शन होने वाली है, ये रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन किसका होगा भाई, ना कि Na+ का, H+ आयन का। और ये H+ आयन क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2 में या गैस में। 2 कर दीजिए भाई, नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस करेंगे ना हाइड्रोजन के। ये हो गया, बस आसानी से इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका एक्वस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेट सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हो रही है, ये हो जाएगा 2Cl-, ये एक्वस हो गया, प्लस 2H+ आयन, ये एक्वस हो गया। देन वी हैव Cl2, ये आपका गैसेस हो गया, और ये H2, ये आपका गैसेस हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग। एनोड में कौन सी गैस, Cl2 गैस रिलीज होगी। कैथोड में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, एनोड में कौन सी, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड या कैथोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन,
ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बस यही मेथड आपको फॉलो करना है। इसके केस में इसके आयंस भी कंसीडर करने हैं और एक्वस मतलब वाटर के भी आयंस कंसीडर करने हैं। एसआरपी और एसओपी का ट्रेंड निकाल करके आप आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। इसके केस में भी आपको कंसीडर करना है क्या भाई, CuCl2 Cu प्लस और Cl माइनस आयन में मिलेंगे और वाटर से आपको मिलेगा H प्लस और OH माइनस आयन। यही ट्रेंड फॉलो करना है। एक से अधिक आपके पॉजिटिव आयंस हैं, यूज करिए एसआरपी का ट्रेंड। एक से अधिक एनायंस हैं जो नेगेटिव एनायंस हैं, तो आप यूज करिए एसओपी का ट्रेंड टू डिटरमिन किसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि जो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, चाहे कॉन्सनट्रेटेड हो, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे एक्वस हो, तो उसमें हम लोगों ने यूज किया है इनर्ट इलेक्ट्रोड। चलिए अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, तो उसके केस में कैसे सिचुएशन होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हियर वी हैव इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of sodium chloride using mercury as cathode, using mercury as cathode। ठीक है भाई, जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है वो मर्क्यूरी का बना हुआ है, एक्टिव मेटल का बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब है कि यहाँ पर आपके इसके आयंस भी कंसीडर करने हैं और इसके भी आयंस पर कंसीडर करने हैं। अब देखिए NaCl से आपको क्या मिलेगा भाई, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिलेंगे। एक्वस मतलब H2O से क्या मिलेगा, H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पॉजिटिव आयंस है कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ये जो आपके नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है भाई, तो ये आपके एनोड की तरफ जाएंगे, ये एनोड की तरफ। ठीक है, टेंडेंसी तो होगी जाने की। अब इन दोनों में कौन जाएगा ये हम एसआरपी वैल्यू से डिटरमिन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें ये मर्क्यूरी जो कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर मर्क्यूरी भी मैं डाल देता हूँ, Hg भी डाल दिया। अगर मर्क्यूरी एज कैथोड एंड एनोड दोनों बोलता है, तो यहाँ पर भी आपको मर्क्यूरी डालना होता और इसका भी एसआरपी वैल्यू आपको कंपेयर करना होता है। इसका एसओपी देखते, इसका एसआरपी देखते। एनीवे ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं एनोड के बारे में बात करूं तो किस एनायन का सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन, एसओपी वैल्यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एसओपी वैल्यू किसका ज़्यादा है भाई, Cl माइनस का। हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा है किसका एसओपी वैल्यू, क्लोराइड आयन का। इसका मतलब क्लोराइड आयन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्साइड इन कंपेरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसमें ये हो गया, तो जब कभी भी आपका मर्क्यूरी एक्टिव मेटल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करा, उस वक्त आपको ये H प्लस आयन का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। ठीक है भाई। जो वाटर से मिल रहा है आपका H प्लस आयन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल यही मेटल पार्टिसिपेट करेगा। रीजन क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये मर्क्यूरी से अटैच होकर के अमलगम का फॉर्मेशन करता है। मेटलर्जी के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अमलगमेशन के बारे में, अमलगमेशन के बारे में। जब कभी भी Hg किसी मेटल के साथ में अटैच हो जाता है तो जो मिक्सचर मिलता है उसे हम अमलगम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को अमलगमेशन बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एटाइनोड जो रिएक्शन हो रही है, एटाइनोड, एनोड में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करिए, यहाँ पे 2 कर दिया, हो गया रिएक्शन कंप्लीट, Cl2 गैस रिलीज हो गया। अच्छा, एक कैथोड के बारे में बात करें, कैथोड में जहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो ये H प्लस आयन जो वाटर से मिल रहा है, जो आपका मीडियम से मिल रहा है, उसके बारे में आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये मेटल का होगा। जो आपका मेटल आयन है इसका हो जाएगा रिडक्शन, ये हो गया आपका Na प्लस। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये आपका Na में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका सोडियम मेटल मिलता है कहाँ पर डिपॉजिट होगा, मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड में। ये जो मर्क्यूरी की तरह काम कर रहा है, तो सोडियम मेटल Hg के ऊपर जो इलेक्ट्रोड बना है, कैथोड बना है, किसका, मर्क्यूरी का बना है, तो सोडियम मेटल आकर के यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, डिपॉजिट। ठीक है, और कंबाइन हो जाएगा।
ये Na सॉलिड है, Hg आपका लिक्विड स्टेट में है तो ये कंबाइन हो जाएगा तो ये आपका NaHg बनाएगा सॉलिड सब्सटेंस। इसे बोलते हैं अमलगम, ये अमलगम। और उस सॉल्यूशन में जो वाटर डाला हुआ है, जब ये वाटर के टच में आएगा, ये अमलगम जब आपका वाटर के टच में आता है, मीडियम क्या है, वाटर ही तो डाला है भाई। अब देखिए भाई, ये आपका एक्टिव मेटल है तो ये आपको तो सेपरेट हो जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रोड ही चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली तो इलेक्ट्रोड ही चेंज हो जाएगा, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आपका सेपरेट हो जाएगा, ये Hg आपका लिक्विड के फॉर्म में सेपरेट हो गया। हम लोगों ने सीखा हुआ कि जब कभी भी एक्टिव मेटल्स होते हैं वाटर में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो सिमिलरली ये जो आपका एक्टिव मेटल है, आपका साइड सोडियम दिया है, रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्टिव मेटल H2O के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बढ़ेगा भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पार्ट को अगर आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप 2 कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, सोडियम को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पर आप P2Hg कर लीजिए, ये हो जाता है। अब देखिए भाई, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो गई भाई, ये कैथोड में हो रही है रिएक्शन, और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, बन करके आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक इन मीडियम। बेसिक इन मीडियम का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन हो रही है वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो बेसिक मीडियम हो जाएगा, उसमें pH की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ठीक भाई, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम सॉल्यूशन, बेसिक मीडियम, ये हो गया बेसिक मीडियम। pH वैल्यू ज़्यादा होगी मोर देन 7 और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक इन मीडियम। वाई, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मान लिया जाए एक्टिव आपका इलेक्ट्रोड डला हुआ है, इलेक्ट्रोड जो आपका कैथोड की तरह भी काम कर रहा है और एनोड की तरह भी काम कर रहा है। अभी तो हम लोग ने एक सिचुएशन लिया हुआ कि केवल कैथोड की तरह काम कर रहा है। एक्टिव मेटल अब हम कंसीडर करते हैं एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuCl2। एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuCl2, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन दिया है यूजिंग, लीजिए वो ये जो मेटल है इसी मेटल का इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोड। ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है भाई, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि एनोड की तरह काम कर रहा है या कैथोड की तरह भी। इसका मतलब है कि ये दोनों की तरह काम कर रहा है, एनोड एज वेल एज कैथोड। ठीक है भाई, तो मतलब है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में जब आप इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन को लिखेंगे तो ये एनोड में भी ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करेगा और रिडक्शन रिएक्शन भी शो करेगा। ध्यान दीजिए, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये जो सॉल्यूशन दिया है CuCl2 से आपको क्या मिलेगा भाई, CuCl2 से आपको Cu2 प्लस और आपका Cl माइनस आयन मिलेगा। एक्वस है तो ये आपका H2O से क्या मिलेगा, आपको H प्लस मिलेगा और ये आपका OH माइनस आयन दिया हुआ है। ठीक है, और ये कॉपर है तो कॉपर भी डाल देते हैं, कॉपर भी तो आपका दोनों तरफ दिया हुआ है। ये हो गया आपका, ये आपका जाएगा किस तरफ जाएगा, ये आपका कैथोड की तरफ जाएगा, ये आपका एनोड की तरफ जाएगा। और कौन सबसे पहले जाएगा वो हम डिटरमिन करेंगे इस सीरीज से। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए। अगर मैं एनोड के बारे में बात करता हूँ, एनोड के बारे में, तो जिसका SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए भाई, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, OH माइनस आयन, Cl माइनस आयन और ऊपर जाते जाएंगे तो ये मेटल मिलते जाएंगे, फिर Ag प्लस, Hg प्लस, Cu2 प्लस। सबसे ज़्यादा SOP वैल्यू इसका हो जाएगा Cu2 प्लस। ठीक है भाई, Cu2 प्लस हो गया।
मतलब ये जो कॉपर दिया हुआ है, जो मेटल है, इस मेटल का होगा क्या, इसका मेटल का क्या होगा भाई, इसका होगा ऑक्सीडेशन। लीजिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है भाई। अब बोल सकते हैं Cu, अरे भाई ये मेटल ही तो है, Cu2+ है तो मेटल कॉपर का ही है, ठीक है भाई। अगर मैं कैथोड में सबसे पहले कौन सा आयंस जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, कैथोड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा SRP वैल्यू, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा तो उसका सबसे पहले रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए Cu2+ और H+, तो यहाँ पर अगर आप देखें H+ ये है और Cu2+ यहाँ पर है, ये देखिए भाई ये सिचुएशन, Cu2+ का SRP वैल्यू ज़्यादा है H+ आयन से, तो इसका मतलब Cu2+ का होगा रिडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है Cu2+ का भाई। यहाँ पे अगर आप देखें सॉरी, कॉपर का हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कॉपर का हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। देखिए रिएक्शन ध्यान दीजिए भाई, एट एनोड कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सॉरी, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है ये जो कॉपर है Cu का, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन Cu2+, ये एक्वस हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, इस कॉपर का होता है, ठीक है भाई। अगर मैं एट एनोड के बारे सॉरी कैथोड के बारे में बात करूं, कैथोड यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन, तो Cu2+ का Cu2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाता है ये सॉलिड। अगर आप देखें तो भाई दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं तो दोनों साइड पूरा कैंसिल हो जाएगा, Cu2+, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये पार्ट अभी समझ में नहीं आएगा भाई, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये डायग्राम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया भाई ध्यान दीजिए, ये भी कॉपर ये जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी कॉपर ये जो आपका रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों Cu इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड। ये है आपका एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये है आपका कैथोड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। CuCl2 डाल दिया यहाँ पर, CuCl2 ऐसी कुछ सिचुएशन है, CuCl2 डाला हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो एनोड होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो जब इस कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में रख लेगा, यहाँ पर चिपक जाएंगे और Cu2+ आकर के इसमें चले जाएंगे, Cu2+। जब इस मेटल का होगा ऑक्सीडेशन तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रहेंगे। अगर आपको याद हो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात किया हुआ था, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर रह जाते हैं, जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चले जाते हैं। जब होगा इसका ऑक्सीडेशन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाकर के इलेक्ट्रोड में चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और इससे जो आयंस निकलेगा Cu2+ आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। अब ये इसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड के पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, तो ये Cu2+ आयन इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा, तो जब आकर के यहाँ पर कैथोड के ऊपर ये आयन डिपॉजिट होने लगेगा। अब इमेजिन करिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ऐसा रॉड ले लेता हूँ जो आपका इम्प्योर है, इस रॉड में कॉपर भी है, सिल्वर भी प्रेजेंट है, कॉपर भी है और सिल्वर भी प्रेजेंट है। ये काफ़ी मोटा रॉड ले लिया मैंने, ठीक है, काफ़ी थिक है। तो जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन होगी तो इसमें जितना भी इस रॉड में कॉपर होगा पूरा का पूरा निकल करके इस रॉड में चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रोड आपने इम्प्योर कॉपर लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड आपने प्योर कॉपर लिया हुआ है, तो होगा क्या कि इससे जितना भी कॉपर होगा पूरा कॉपर आकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो अदर मेटल है जैसे सिल्वर मेटल है, उसी मेटल का मड जो कचरा बोलते हैं यहाँ पर मिलेगा, तो उसे एनोड मड बोलते हैं। इसको बोल देंगे वो जो वही कचरा बचेगा तो उसको हम बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं। ये हो गया एनोड मड, ठीक है भाई।
तो क्या होगा, जब इससे कॉपर मेटल इससे निकल करके यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा, तो जब ये प्रोसेस होगा तो इसकी थिकनेस कम होने लगेगी, क्योंकि इससे मेटल निकल रहा है ना भाई, तो इसकी थिकनेस बिल्कुल इतनी रहेगी, परंतु ये आपका काफ़ी मोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, ये काफ़ी मोटा हो जाएगा भाई। इससे मेटल जा करके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, मेटल जा करके डिपॉजिट हो रहा है, तो इसकी थिकनेस इंक्रीज होने लगेगी, इसकी थिकनेस डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है भाई, डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि इसमें जितना भी कॉपर होगा प्योर फॉर्म में पूरा कर निकल करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉन्सेप्ट जो है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। तो इसमें से जो इम्प्योर मेटल है उससे प्योर मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सीरीज को यूज करके बहुत ही आसानी से आप किसी भी तरह के जो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हैं, चाहे एक्वस दिया हो, कॉन्सनट्रेटेड दिया हो, और आपका कॉन्सनट्रेटेड दिया हो, चाहे आपका डाइल्यूट दिया हो, इस सीरीज को यूज करके जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है उस पार्ट को आप ध्यान दें बहुत केयरफुली, और इसके बाद में इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है आप आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं, इवन नेट से रिएक्शन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास में CuSO4 दिया हुआ है, CuSO4, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें अगर एक्वा सोल्यूशन लिया हुआ तो इसमें से आपको Cu2+ मिलेगा और SO4 2- मिलेगा, H+ होगा, OH- आयन होगा। ध्यान दीजिए, ये जो सल्फेट आयन होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी अगर आपने सल्फेट आयन से रिलेटेड या नाइट्रेट आयन से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो कभी भी सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर किसी भी आयन में जो आपका सेंट्रल एलिमेंट होता है, अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट करेगा तो उसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन ही होगा। इसमें अगर आप देखिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 2 8, उधर जाएगा -2 + 6 = -2 + 8 = +6, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +6। इवन सल्फेट आयन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डला हुआ है, इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो इसके केस में इमीडिएटली आपको OH- आयन को ही सिलेक्ट करना है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ईजी बात। नाइट्रेट में भी अगर आप देखें 3 2 6, उधर जाएगा तो -1 + 6 = क्या हो जाएगा, +5। नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5, तो इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, +5 से +6 तो जा ही नहीं सकता, तो कभी भी इन आयंस का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ये आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना भाई, कभी भी ये आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है कि इनमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका रिडक्शन हो सकता है परंतु ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं बैटरीज के बारे में। नेक्स्ट इज बैटरीज, ये हो गया आपका बैटरीज। ठीक है भाई, इनको आप सेल से भी बोल सकते हैं, एक ही बात है भाई, बैटरीज। ये बैटरीज 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक हो गया आपका प्राइमरी बैटरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। ठीक है भाई, दूसरा हो गया सेकेंडरी बैटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो प्राइमरी बैटरी होती हैं तो इनको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो जैसे इस वॉच में, रिस्ट वॉच में जो हम सेल यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज कर रहे हैं, इसमें भी एनोड कैथोड ही होगा। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों टाइप की बैटरीज में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड एंड कैथोड। परंतु ये जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं इनको चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं इनकी चार्जिंग करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च में जो हम एवरेडी जो सेल यूज करते हैं, ठीक है, एवरेडी, तो उनको आप एक बार यूज करने के बाद में दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी बैटरीज। जैसे रेडियो में हम यूज करते हैं बैटरीज को, यूज एंड थ्रो बैटरीज होती हैं। और जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं इनको आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यूज करें, जो बैटरीज यूज की जाती हैं कार्स में, बाइक्स में, ट्रक्स में, बसेस में, इन्वर्टर में, तो इन सभी बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो बैटरीज
चार्ज की जा सकती हैं वो सेकेंडरी बैटरीज में आती हैं। जो बैटरीज चार्ज नहीं की जा सकती, यूज एंड थ्रो, यूज करिए और जब डिस्चार्ज हो जाती हैं ये डेड हो जाती हैं, इनको थ्रो कर दिया जाता है, तो वो प्राइमरी बैटरीज के कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ, ये बैटरीज कांट बी चार्ज्ड, ठीक है। These batteries can be charged, once discharged, these batteries are dead, ठीक है। Once discharged, these batteries can be charged again. अब जब चार्जिंग करने के बाद में फिर से उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी चार्ज्ड अगेन। ओके, अगर इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो प्राइमरी बैटरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर मैं लिख देता हूँ। एक हो गया ड्राई सेल, जो ड्राई सेल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम बोलते हैं लेकलांसे सेल, ये प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल होता है, ठीक है। दूसरा होता है एल्कलाइन ड्राई सेल, ये प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल होता है। तीसरा हो गया मर्क्यूरी सेल, ये हो गया भाई आपका, ठीक है, ये प्राइमरी बैटरीज का एग्जांपल हो गया। अगर मैं सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बात करूं, इसके एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हो गया लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, और एक होता है आपका निकल कैडमियम बैटरी, ये हो गया भाई। तो ये जो दो बैटरीज लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज, और ये जो बैटरी लिखा है मैंने एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बैटरीज कैन नॉट बी चार्ज्ड एंड सेकेंडरी बैटरी कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड कैन बी यूज्ड अगेन, ठीक है। और ये यूज एंड थ्रो बैटरी होती हैं, यूज करिए, जैसे ही डिस्चार्ज हो गया डेड हो जाते हैं, इनको थ्रो कर दीजिए। अच्छा भाई ध्यान दीजिए, चाहे हम इस बैटरी के बारे में बात करें चाहे इस बैटरी के बारे में बात करें, दोनों बैटरीज में होते हैं दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है भाई, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए इन बैटरीज में एनोड कैथोड में कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी बैटरीज में एनोड कैथोड में कौन सी रिएक्शंस होती हैं और ओवरऑल उस सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, चलिए उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी बैटरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। प्राइमरी बैटरीज, ठीक है। प्राइमरी बैटरीज में सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल ऑफ ड्राई सेल, इसको आप बोल सकते हैं लेकलांसे सेल, ठीक है, लेकलांसे सेल। इस ड्राई सेल में जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है भाई। वोल्टेज या सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इस बैटरी का कितना होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है भाई, जो ऑलरेडी मार्केट में आता है, जो टॉर्च में यूज करते हैं, वॉच में यूज करते हैं, ठीक है भाई, क्लॉक में यूज करते हैं, 1.5 वोल्टेज लिखा रहता है। ये होती है कैपेसिटी, ठीक है भाई, ये पार्ट। अच्छा यहाँ पे एनोड जो होता है, एनोड जो दो इलेक्ट्रोड तो होंगे ही होंगे, एनोड में क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में जो रिएक्शन होती है, जो जिंक होता है, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ये आपका हो गया ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एनोड की रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, जो कैथोड की रिएक्शन है यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है भाई।
तो जो आपका अमोनियम आयन है विच इज एसिडिक बाई नेचर, इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज वन H+ आयन, ठीक है ना भाई, ये आपका एसिडिक इन नेचर है, ये आपका रिड्यूस होकर के NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 करेंगे, ये 2 करेंगे, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करेंगे। कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, ये पार्ट हो गया। जब ये गैस रिलीज होती है कैथोड में, तो ये गैस जो हाइड्रोजन गैस होती है ये MnO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है Mn2O3 में, Mn2O3 में। इसकी ऑक्सीडेशन, हाँ, इसमें अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, ये +3 हो गया और 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4 रहेगा, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, रिड्यूस कर देगा, ये रिडक्शन हो रहा है। ये हाइड्रोजन गैस MnO2 को रिड्यूस कर देता है Mn2O3 में। बैलेंस कर लीजिए, इसको 2 करेंगे, ठीक है, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप H2 कर दीजिए, H2 लिक्विड, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन जो आपका ड्राई सेल में होता है, जो लेक्लांसी सेल में होता है, तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट एक साइड, इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन ZnS हो गया, और फिर इसके बाद में 2NH4 प्लस हो गया, प्लस 2MnO2 हो गया, और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में Zn2 प्लस ये एक्वस हो गया, प्लस 2 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस ये Mn2O3 हो गया, और H2 है क्या भाई, इधर H2 केवल एक ही साइड है, ये H2 हो गया। ये रिएक्शन होती है नेट सेल रिएक्शन। तो हालांकि अगर इस नेट सेल रिएक्शन को मेमोराइज करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ये मालूम हो कि एनोड और कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है, तो यहाँ से आप नेट सेल रिएक्शन निकाल सकते हैं। और ये पूरा ये जो पार्ट है आपका कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन का। तो इतना पार्ट आप दिमाग में रखें, एनोड में कौन सी रिएक्शन, कैथोड में कौन सी रिएक्शन, ठीक है भाई, एनोड में कौन सी रिएक्शन, कैथोड में कौन सी रिएक्शन, फिर वहाँ से आप निकाल सकते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती है किसमें, ड्राई सेल में, ठीक है भाई। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका जिंक है, जिंक, ठीक है, और ये क्या है भाई, NH4 है, ये हो गया आपका NH4, ये प्लस, इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होने की वजह से ये जिंक का कोरोजन होने लगता है। एसिडिक की वजह से जैसे रस्टिंग होता है, आयरन का रस्टिंग हो जाए ना, तो इसका एसिडिक नेचर होने की वजह से इस मेटल का कोरोजन होने लगता है। तो ड्राई सेल, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ड्राई सेल क्या होते हैं, बहने लगते हैं। इनमें से इनसाइड जो लिक्विड होता है तो फ्लो होकर के बाहर आने लगता है, ठीक है भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो वो रीजन क्या है कि ये एसिडिक के नेचर है, वो एसिडिक नेचर होने की वजह से इस जिंक का कोरोजन होने लगता है, अंदर ही अंदर ये डैमेज होने लगता है। उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम दूसरा सेल स्टडी करेंगे, एल्कलाइन ड्राई सेल, जो इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, एल्कलाइन ड्राई सेल। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एल्कलाइन ड्राई सेल, ये भी आपका प्राइमरी बैटरीज का एग्जांपल है। एल्कलाइन ड्राई सेल हो गया, ड्राई सेल, ठीक है भाई। एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया, बेसिक मीडियम। तो इसमें जो रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में होती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्राई सेल, ये लेक्लांसे सेल बोल सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्राई सेल, ठीक है, ये एल्कलाइन सेल। और इसको क्यों मॉडिफाई किया गया, क्योंकि जो आपका जिंक होता है ना, जिंक का कोरोजन होने लगता है ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है भाई। जो एनोड होता है, एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। वही रिएक्शन जो जिंक होता है, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, ये +2 रहेगा, इसका 0 रहेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, एक ही बात है।
भाई अगर आप ऑक्सीजन हटाएंगे तो यहाँ पर +2 चार्ज ही तो आएगा, एक ही बात है जिंक ऑक्साइड में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। कैथोड में हाँ ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है किस में बैलेंस करना है? बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये रिएक्शन एल्कलाइन का मतलब क्या है भाई, ये बेसिक हो गया, बेसिक। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, ठीक है। अब देखिए भाई, ऑक्सीजन इधर दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं। जितने ऑक्सीजन जिस साइड ज़्यादा होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया 1:2 ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप 2 OH कर लीजिए, ये हो गया, बैलेंस हो गया। रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम, क्योंकि OH माइनस साइन लगा हुआ है। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उतना का पेयर OH का पेयर बना कर लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। कैथोड, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। ये जो आपका MnO2 होता है, इसका होता है रिडक्शन Mn2O3 में। इसको भी आप बैलेंस करिए किसमें? बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया भाई, 2 2 4, ये +4 होगा, इसमें +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल से दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करिए। अब देखिए इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिए, ये वाटर मॉलिक्यूल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 OH अटैच करिए, 2 OH माइनस, ये रिएक्शन हो जाती है बेसिक मीडियम में, बैलेंस हो गई, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब बोलिए भाई इस रिएक्शन में क्या मैं ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल करिए। अब ये 2 OH माइनस आयन, 2 OH माइनस आयन ये कैंसिल हो गया, H2O, ये H2O भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये आपका Zn, ये सॉलिड स्टेट में, प्लस 2 MnO2, ठीक है, ये ZnO प्लस ये हो गया Mn2O3, ये रिएक्शन होती है। ये हो गई नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। इसका भी वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही रहेगा, नेट सेल रिएक्शन। हाँ ध्यान दीजिए, एल्कलाइन ड्राई सेल में रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। जो ड्राई सेल एल्कलाइन से सेल होता है उसमें रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, इसमें बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है, इसमें बेसिक मीडियम में होती है, एल्कलाइन लगा हुआ है। चलिए इसके बाद में मर्क्यूरी सेल के बारे में बात करते हैं, दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल, ठीक है, मर्क्यूरी सेल। इसमें भी रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, ठीक है। The cell potential of the cell इसका ज़्यादा रहता है, 1.35 वोल्टेज, ठीक है। उसका 1.5 तो इसका कम हो जाएगा, 1.50 में जाएगा ना भाई, ठीक है, ठीक है। It is used for low current devices such as like watches, hearing aids, okay, hearing aid. At anode oxidation reaction happens, same reaction, zinc is oxidized into zinc ion, 2+ and 2 electrons are there, 0, सेम थिंग। जिस साइड ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होता है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, और ये आपका 2 OH माइनस आयन हो गया। इक्वेशन इज बैलेंस इन बेसिक मीडियम। कैथोड रिडक्शन, ओके,
In this case, HgO is reduced into mercury liquid. Mercury oxide is reduced to mercury liquid. In this case, +2 है, इसका 0 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया। जिस साइड जितना ऑक्सीजन उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे आप 2OH माइनस आयन हो गया, बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में। रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेट सेल रिएक्शन अगर आप निकालना चाहें, नेट सेल रिएक्शन इन मर्क्यूरी सेल, H2O H2O OH OH, 2 electron cancel, then here we have Zn solid state, HgO solid state, then we have ZnO solid state, and here you have Hg, it is in liquid state. This is the net cell reaction take place in mercury cell। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरीज के जितने भी एग्जांपल्स थे, उन सभी एग्जांपल्स में, उन सभी सेल में नेट सेल रिएक्शन कौन सी होती है, एनोड और कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, सेकेंडरी बैटरीज में जो फर्स्ट एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, ये जो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं, चार्ज किया जा सकता है। वंस डिस्चार्ज, इनको फिर से चार्ज करिए और फिर से यूज करिए। ठीक है, इनको चार्ज किया जा सकता है। इनमें जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम, रिमेंबर। ठीक है भाई, रिएक्शन ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए भाई, अगर इसमें रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में डिस्कस करते हैं। एनोड में जो रिएक्शन होती है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये लेड हो गया, और लेड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब इसके बाद में कैथोड के बारे में बात करें। कैथोड में जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जो आपका लेड ऑक्साइड होता है PbO2, ये रिड्यूस हो जाता है Pb2+। अब देखिए, इसमें 2 2 जब 4, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +4 से +2 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हो गया। अब ये ऑक्सीजन है, तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है किस में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन कितना है, जितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 2H2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, लिक्विड। कितना हाइड्रोजन है, 4H+, ये 4H+ हो गया। ये H+ आयन ये शो कर रहा है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। अगर नेट सेल रिएक्शन निकालना चाहें, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है भाई, नेट सेल रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, Pb ये सॉलिड स्टेट, PbO2 + 4H+, then 2Pb and plus 2H2O and liquid, 2 इलेक्ट्रॉन and what about इलेक्ट्रॉन तो हमने बैलेंस ही नहीं किए, तो यहाँ पर रिडक्शन अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कर दीजिए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई। +4 से +2 जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर आप आयंस हटाना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया। अगर आपने यहाँ पर H2SO4 लिया है तो यहाँ पर लेड सल्फेट बनेगा। अगर आपने HCl लिया हुआ तो लेड क्लोराइड बनेगा। सीधी बात है ना भाई। मान लिया जाए कि H2SO4 इन जनरल H2SO4 यूज किया जाता है, तो अगर H2SO4 यूज किया गया, 30% के लगभग यूज किया जाता है H2SO4 इन दिस रिएक्शन, तो ये Pb ये सॉलिड हो गया, PbO2 ये इसको आप लिख सकते हैं 2H2SO4 कितना H+ आयन देगा, 4H+ आयन हो गया ना भाई। ठीक है, ये हो गया 2Pb प्लस, अरे इसको 2Pb प्लस लिखोगे ना भाई, 2Pb। अब इसके बाद में 2 सल्फेट आयन 2Pb प्लस
कंबाइन होंगे तो पी लेड सल्फेट बन जाएगा और ये 2H2OO ये लिक्विड हो गया, ये रिएक्शन हो जाती है। इन एक्चुअल ये रिएक्शन होती है किसमें? नेट सेल रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी में। अब ध्यान दीजिए भाई, इन जनरल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिलीज किए जाते हैं? एनोड पर, ठीक है। तो फिर इसके बाद में एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड टू कैथोड, ठीक है भाई, एनोड टू कैथोड। परंतु जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब एनोड में एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसको रिचार्ज करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई किए जाते हैं कैथोड में, ठीक भाई। तो जब आप बैटरी को लेड स्टोरेज बैटरीज को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। ध्यान दीजिए, जब बैटरी को यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कैथोड टू एनोड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बट कीप इन माइंड। जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो कैथोड से उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे ना भाई, रिवर्स डायरेक्शन, ताकि वो एनोड में एक्यूमुलेट हो सके, एनोड में कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सके। जब उसको यूज करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होने लगते हैं एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, ठीक है, ये पार्ट। तो ये होती है लेड स्टोरेज बैटरीज। जब इसको रिचार्ज करना है तो कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जब आप यूज करते हैं बैटरी को टू एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम निकल कैडमियम बैटरी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। रिएक्शन occurs in basic medium, occurs in basic medium, okay. At anode where oxidation reaction occurs, okay, cadmium undergoes oxidation reaction, 2 electron, okay. At cathode reduction reaction, nickel oxide undergoes reduction into like this. In this case it shows +4 oxidation state, okay. I need to balance this equation in basic medium. So how many oxygen? 2 oxygen, then I add here 2H2O, okay. How many oxygen? Total 4 oxygen, 4 hydrogen, then I add here 4OH minus and aqueous. This is the equation, we get it. And by 2 electrons you can also add, no, here 2 electrons you can balance the charge also. Net cell reaction, it will cancel out, okay, anything else, okay. 2H2O liquid plus nickel O2 plus cadmium CD2 plus nickel 2 plus and plus 4OH minus aqueous. This is the overall reaction takes place. This is the net cell reaction, net cell reaction. This is the net cell reaction, okay. चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल के बारे में, दैट इज फ्यूल सेल। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल। ये हो गया आपका फ्यूल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल। ये आपका जो बैटरी होता है ये पोल्यूशन फ्री बैटरी होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहें तो लिख सकता हूँ, इट इज ए पोल्यूशन फ्री बैटरी, ठीक है भाई। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो भी बैटरी पड़ा हुआ है ये सभी में पोल्यूशन होता है, सभी में पोल्यूशन, ठीक है। ये फ्यूल सेल में जो रिएक्शन होती है, जो बैटरी होती है, पोल्यूशन फ्री होती है। इस फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने के लिए यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने के लिए यूज किया गया था। समझ लीजिए इसका कितना सिग्निफिकेंस है। रैकेट्स में यूज किया गया स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। और इसकी एनर्जी लाइक एनीथिंग, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है फ्यूल सेल, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, एक और पार्ट, जब ये रिएक्शन होती है इस फ्यूल सेल में तो इसमें से वाटर वेपर्स निकलती हैं, वाटर वेपर्स,
ठीक है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। इन वाटर वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इस लिक्विड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज किया जाता है बाय एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस, एनर्जी भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, फ्री वाटर, कितना सिग्निफिकेंस है इस बैटरीज का। पोल्यूशन है ही नहीं, पोल्यूशन है नहीं, इनकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बैटरीज वी यूज। अगर स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया मतलब है कि ऑफकोर्स इनकी कुछ ना कुछ एक नॉर्मल एनर्जी तो सप्लाई नहीं करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, जब इस बैटरी में रिएक्शंस होती हैं तो इसमें से लिक्विड वाटर निकलता है, यानी वाटर वेपर से निकलते हैं, इनको कंडेंस करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज यूज्ड एज ए ड्रिंकिंग वाटर बाय फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है भाई। अच्छा, एनोड में जो रिएक्शन होती है, एनोड में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, हाँ एक चीज़ और दिमाग में रखें, रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम हो गया भाई। हाइड्रोजन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इनटू H2O। ठीक है, हाइड्रोजन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, जितना जिस साइड ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन आप ऐड करिए, फिर इसके बाद में ये 2OH हो जाता है, 2OH माइनस आयन, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। किसमें? बेसिक मीडियम में। H2 है तो 2H2 कर दीजिए, ये बाद में ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, कैथोड, कैथोड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का होता है रिडक्शन, ऑक्सीजन होता है रिडक्शन इनटू H2, क्योंकि इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2 है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, तो टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, कितना? 4 हाइड्रोजन है तो 4H प्लस कर दीजिए। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, जिस साइड जितना H प्लस है उतना OH माइनस आयन आप दोनों साइड अटैच करिए, प्लस 4OH माइनस आयन। ठीक है, ये 4H2O बनाएगा, 4H2O कैंसिल करेगा 2H2O को, तो बचेगा कितना? 2H2O, ये लिक्विड, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, और ये 4OH माइनस इक्वल सॉरी, ये रिएक्शन हो जाती है कैथोड में। ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है भाई, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, शॉर्ट ट्रिक मेथड, वो यूज कर लीजिए। ये हो गया। अगर आप ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए भाई, OH माइनस आयन, 4OH माइनस आयन, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2OH माइनस आयन बचा। ठीक है, 2H2O, H2O विल कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन, इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ना, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, तो भाई मैं क्या कर देता हूँ। अच्छा, जो कैथोड में जो हमें रिएक्शन मिलती है, देखो कचरा हो गया इसका, तो कहिए तो मैं इसको लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, 4OH माइनस आयन, ये मिलता है। चलिए इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, वो मिस कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना मिस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, एनोड में जो हमें रिएक्शन मिली हुई थी, इसको मैं लिख देता हूँ 2OH माइनस आयन, ये H2 और ये 2H2O हो गया, और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को पास में लाता हूँ, तो ये हो गया 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका O2, ये हो गया 4OH माइनस आयन। चलिए इसको हटा दें। ये होती है दोनों रिएक्शन। ये कैसे मिला पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करिए 2 से,
तो 2 2 जा 4 हो गया भाई, ये 2 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको हटा देता हूँ मैं, ऐड करिए 4 OH माइनस साइन, 4 OH माइनस साइन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है। सो 2H2 ये गैस प्लस O2 ये गैस, और ये कन्वर्ट हो गया 2H2O और ये लिक्विड हो गया। ये रिएक्शन पढ़ी है आप लोगों ने, नहीं पढ़ी हुई है? जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ये रिएक्शन। एनोड में हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन इनटू H2O